हाँ जी, तो यार 5 साल पहले मतलब 2018 में एक रोहित नाम का 25 साल का बंदा कनाडा आया था अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए वेब डेवलपमेंट में। और अपनी होम कंट्री इंडिया में उसने बैचलर्स डिग्री की हुई थी, मतलब बीटेक की हुई थी कंप्यूटर साइंस में। बढ़िया तरीके से उसके मार्क्स आए थे और यहाँ कनाडा के अंदर पढ़ाई कंप्लीट करते ही उसको अपने फील्ड में जॉब मिल जाती है एज अ वेब डेवलपर। और जैसे ही उसका कनाडा के अंदर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है, वो सोचता है कि मेरे को भी कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बनना है, मतलब पक्का कनाडा वाला बनना है। तो उसके लिए उसको पता लगता है कि हमें एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाता है। अब उसके अंदर उसको सारी चीजें बतानी पड़ती है कि भी उसकी एज कितनी है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी है, उसके आइल्स में कितना स्कोर आया है और साथ के साथ उसका कितना वर्क एक्सपीरियंस है जो कि कनाडा के अंदर 1 साल का था। तो ये सारी चीजें वो बताता है। जैसे ही वो सारी चीजें बता देता है तो उसको एक स्कोर मिलता है जिसको हम CRS स्कोर कहते हैं, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर कहते हैं। तो उसका वो बनता है 462। और थोड़े टाइम बाद कनेडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक ड्रॉ निकालती है जिसमें वो एक नंबर देती है, उसको हम कहते हैं CRS कट ऑफ। और वो जो नंबर निकल के आता है वो आता है 455। और कनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि जिन भी लोगों का CRS स्कोर 455 से ऊपर है उनको हम इन्विटेशन टू अप्लाई दे रहे हैं, मतलब आप अपनी कनाडा की PR अप्लाई कर सकते हो। तो रोहित का स्कोर था 462, उसको ITA मिल जाती है और इवेंचुअली 6 महीने के बाद वो बन जाता है पक्का कनाडा वाला। ये तो कहानी थी भाई 2-3 साल पहले की, जब CRS स्कोर आता था 455, 460, ज्यादा से ज्यादा 465 आ जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जो CRS स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 560, 540, इतनी रेंज में आ रहा है। तो रोहित और उसके जैसे काफी सारे लोगों को वो कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। वो चलो रोहित तो ग्रेजुएशन करके आया था, लेकिन अगर कोई 12th के बाद आता है तो उसको तो और ज्यादा मुश्किल आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना वो जो CRS स्कोर है उसको बढ़ा सकते हो ताकि वो जो 560, 540 वाला स्कोर आ रहा है उसको आप क्लियर कर पाओ, ताकि आप भी बन पाओ पक्के कनाडा वाले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वो तरीकों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरी खुद की रिसर्च है या फिर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी भी PR हो रखी है। तो अगर कभी भी आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम कराना है तो किसी रैंडम पर्सन को यूट्यूब पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमेशा किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के पास जाओ और अपना सारा काम वगैरह कराओ। बाकी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस को 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। तो अगर आप इस वक्त अपनी कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, कोर्स वगैरह चूज कर रहे हो या फिर करंटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो, सोच सकते हो कि इवेंचुअली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो जॉब लगे आपकी वो इन 6 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करे। और ये जानना चाहते हो कि कौन सी कैटेगरी में आपकी जॉब फॉल करेगी या फिर कौन कौन सी जॉब्स हैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में फॉल करती हैं, तो आप इस पेज पे जा सकते हो, अपनी प्रॉपर कैटेगरी चूज कर सकते हो और पता लग जाएगा कि कौन कौन सी जॉब किस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। तो हो सकता है कि जितना आपका CRS स्कोर बनेगा उसी से आपको PR मिल जाए, आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। मान लेते हैं कि एक कनेडियन एम्प्लॉयर है जिसकी कंपनी के अंदर एक जॉब ओपनिंग है। अब उस ओपनिंग को फिल करने के लिए उसको एक बंदा चाहिए, लेकिन उसके पास बहुत ही पर्टिकुलर स्किल सेट होने चाहिए और उसने पूरा कनाडा छान मारा, उसको इस तरीके का बंदा नहीं मिल रहा है। तो हार के वो एम्प्लॉयर क्या करता है, ESDC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास जाता है और उनको कहता है कि भाई मेरे को पूरे कनाडा में इस तरीके का बंदा नहीं मिल रहा है, तो प्लीज आप इस जॉब ओपनिंग को या फिर इस जॉब को LMIA अप्रूव कर दो। तो LMIA अप्रूव कराने के लिए उसको थोड़ी फीस देनी पड़ती है, काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है और काफी लंबा प्रोसेस होता है, एड्स वगैरह रन करनी पड़ती है। तो इवेंचुअली जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो जॉब LMIA अप्रूव हो जाती है। तो वो बाहर से कोई बंदा, मतलब कनाडा के बाहर से बंदा हायर कर सकता है वो जॉब ओपनिंग को फिल करने के लिए। तो अगर आप वो LMIA अप्रूव्ड जॉब ले लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम 200 पॉइंट तक आप ले सकते हो अगर आपको एक LMIA अप्रूव्ड जॉब मिल जाती है। अब काफी सारे बच्चे जो भी कनाडा के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, वो ये गलती करते हैं कि अपने एम्प्लॉयर से बात ही नहीं करते हैं कि भाई क्या आप मेरे को कोई ऐसी जॉब दे सकते हो, मेरे को प्रमोट कर दो या फिर किसी और डिपार्टमेंट में स्विच कर दो या फिर कुछ कर दो जिससे मेरे को एक LMIA अप्रूव्ड जॉब मिल जाए। तो अपने एम्प्लॉयर से बात करने की कोशिश करो। इनफैक्ट अगर आप किसी गैस स्टेशन पे काम करो तब भी आपकी एक जॉब LMIA अप्रूव्ड हो सकती है। तो बहुत सारे चांसेस हैं। तो प्लीज अपने एम्प्लॉयर से बात करो, ट्राई करो कि आपको एक LMIA अप्रूव्ड जॉब मिल जाए। अब अगला जो तरीका है जिससे आप अपना CRS स्कोर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है अगर आप ढंग से परफॉर्म करते हो, क्योंकि पूरे तरीके से वो आप पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि एक अमित नाम का बंदा है जो कि कनाडा के अंदर रह रहा है, वो 24 साल का है, उसने अपनी होम कंट्री में बैचलर्स की हुई है और कनाडा के अंदर उसने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और उसके पास कनाडा के अंदर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है Tier 1, Tier 2, Tier 3 या फिर Tier 0 कैटेगरी की जॉब में। और कनाडा के अंदर अपनी फुल टाइम जॉब करते करते अमित ने क्या किया, अपना आइल्स का जनरल एग्जाम दिया था, ज्यादा तैयारी नहीं की थी, तो उसका 6 इन ईच मॉड्यूल स्कोर आया था, मतलब ओवरऑल उसके 6 बैंड्स आए थे। तो अगर वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाता है तो उसका CRS स्कोर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 424, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इससे IT आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अमित थोड़ी सी मेहनत करता, थोड़ा सोचता, 3-4 महीने पहले ही थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर देता, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग इन सब की प्रैक्टिस करता और 778 स्कोर ले आता, मतलब लिसनिंग में 8 और बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर 7 बैंड, तो उसका 400
267 तक का स्कोर बन जाता, जो कि सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा हाई है। और ये मैक्सिमम नहीं है। अगर वो लिसनिंग में 9 या फिर 8.5 लाने की कोशिश करता है, या फिर राइटिंग के अंदर 7.5, स्पीकिंग के अंदर 7.5, या फिर रीडिंग के अंदर 8.5 या फिर 9, तो इससे भी ज्यादा उसका स्कोर हो सकता था, मे बी 500 के ऊपर चला जाता। तो इस तरीके से आप अपना सीआरएस स्कोर बढ़ा सकते हो अपना आइल्स में अच्छा स्कोर लाके। और ये पूरे तरीके से 100% आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आइल्स का जनरल एग्जाम तो देना ही है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर लेते हो, तो प्लीज अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि जो भी चीजें एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कि आपने कनाडा के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, अगर आपका 777 स्कोर नहीं आता है तो उसके 13 पॉइंट मिलेंगे, अगर आ जाता है तो उसके 25 पॉइंट मिलेंगे। तो फायदा है ना। तो प्लीज अभी से ही थोड़ी बहुत तैयारी करना अपनी शुरू कर दो। तो ये हिसाब किताब। काफी सारे लोगों ने अपनी होम कंट्री के अंदर 1 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल अपनी जॉब की होती है, मे बी 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको भी आप यूज में ला सकते हो लीगल तरीके से, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि अपनी होम कंट्री में आपने क्या जॉब की हुई है, फिर चेकआउट करना है कि क्या वो जॉब टियर 0, टियर 1, टियर 2 या फिर टियर 3 कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। चेक करो। आपको सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं देखनी। काफी सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ डेजिग्नेशन देख लेते हैं कि मैंने इस डेजिग्नेशन पे इंडिया में काम किया था या फिर अपनी होम कंट्री में काम किया था, लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, तो वो नहीं होगा, मेरे को पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करनी होती है। अगर सिमिलर सी जॉब टियर 1, टियर 2, टियर 3 या फिर टियर 0 में फॉल करती है, आप अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस भी क्लेम कर सकते हो, उसके काफी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपका 777 स्कोर होगा आइल्स के अंदर, तो और भी ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अपने एम्प्लॉयर से बात करो, रेफरेंस लेटर आपको लेना होगा, जो भी आपको सैलरी मिलती थी उसके पे स्टब्स वगैरह हो गए या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी, वो देनी होंगी, फोटोग्राफ्स होगी, आईडी कार्ड हो गया, कुछ ईमेल्स वगैरह हो गए, जो आपने जॉब छोड़ी थी तो एक्सपीरियंस लेटर हो गया, कोई भी ऐसा प्रूफ, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो प्रूव करती है कि वहां पे आप जॉब करते थे, वो सारी चीजें आपको सबमिट करनी होंगी। तो पॉइंट्स क्लेम करने से पहले ये श्योर कर लेना कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब यार इस वक्त अगर आप सिर्फ कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, आपने अपना कोर्स डिसाइड नहीं किया है, क्रेडेंशियल कौन सा करना है कनाडा के अंदर वो भी डिसाइड नहीं किया है, और आपने बैचलर्स की हुई है, मतलब बीकॉम, बीटेक, बीए ऐसी कोई चीज की हुई है, और आप सोच रहे हो कि मैं कनाडा के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लेता हूं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता हूं, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक मास्टर्स डिग्री कर सकते हो किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब इसके काफी सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब इवेंचुअली आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाओगे, तो आपका सीआरएस स्कोर थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब 7 पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सुनने में कम लग रहे हैं, लेकिन जब आईटीए नहीं आ रही होती ना, 2 पॉइंट से भी जब कोई रह रहा होता है, उसको पता लगता है कि 7 पॉइंट्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। ऊपर से अगर आप अपनी मास्टर्स ओंटारियो के अंदर करते हो, तो ओंटारियो की जो पीएनपी ऑप्शंस होते हैं, अभी आगे बताऊंगा कि पीएनपी का क्या हिसाब किताब होता है। तो ओंटारियो के अंदर जो पीएनपी ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक कैटेगरी होती है मास्टर्स वालों की, जिन्होंने ओंटारियो में मास्टर्स की होती है, तो उनको पीएनपी मिलना थोड़ा सा ईजी होता है। तो डेफिनेटली मास्टर्स कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो आजकल फीस है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस होती है ना, वो डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो कोर्सेज होते हैं ना, उतनी ही होती है। तो डेफिनेटली थोड़ी सी रिसर्च करो, देखो मैंने 3-4 वीडियोस बना रखी हैं किस तरीके से आप अपना कोर्स सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यार अगर आपने अपनी होम कंट्री में ही मास्टर्स की हुई है और उसकी ईसीए भी करा ली है, और लेट अस से कि आपने वेस्ट से अपनी ईसीए कराई थी और उन्होंने आपकी मास्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कंसीडर किया था, तो आप क्या कर सकते हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से अपना ईसीए करा सकते हो दोबारा से, लाइक आईकैस होगी या फिर सीईएस हो गया, 5 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो हो सकता है कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मास्टर्स को मास्टर्स कंसीडर करें, तो उस केस में आपके 7 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो प्लीज ये भी चेक करने की कोशिश करो। अब एक और तरीका है जिससे कुछ लोग अपना सीआरएस स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, वो है स्किल्ड ट्रेड्स वाली जॉब लेके। तो बेसिकली कनाडा के अंदर कुछ जॉब्स होती हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर फॉल करती हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर सारी कैटेगरीज और जॉब्स वगैरह दिखाई दे रही होंगी। तो बेसिकली अगर आप कनाडा के अंदर स्किल्ड ट्रेड्स वाली जॉब के अंदर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट कर लेते हो कुछ सालों में, और साथ के साथ एक स्किल्ड ट्रेड्स का सर्टिफिकेट भी ले लेते हो, तो उस केस में आपको सीआरएस स्कोर में अपने 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और साथ के साथ जो स्किल ट्रेड्स वाली जॉब्स होती हैं, उसके अंदर डॉलर्स भी काफी ज्यादा मिलते हैं। अब कुछ कंट्रीज के अंदर ये वाली जो जॉब्स होती है, इनको अच्छा नहीं समझा जाता है, फिर नीची जॉब समझी जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, पैसा भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली ये चीज को भी कंसिडर कर सकते हो, और आपका सीआरएस स्कोर भी बढ़िया हो जाएगा, पैसा वैसा ही बढ़िया हो जाएगा। मान लो अपने इंडिया में जैसे अलग अलग स्टेट्स होती हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, तो ऐसे स्टेट्स होती हैं। वैसे ही कनाडा के अंदर अलग अलग प्रोविंसेस होती हैं, जैसे कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, सस्कैचुआन या फिर एल्बर्टा, नोवा स्कॉशिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक प्रोविंस का अपना एक क्राइटेरिया होता है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि वो लोगों को पीएनपी देती है। अगर सिंपल शब्दों में बोलो कि भी प्रोविंस की पीआर हो जाती है, कनाडा की पीआर नहीं होती, प्रोविंस की पीआर हो जाती है। तो वो जैसी प्रोविंस आपको एक लेटर दे देगी कि
हाँ भाई इस बंदे की हमें अपनी प्रोविंस में जरूरत है, तो आपको 600 पॉइंट्स अपने CRS स्कोर में मिल जाएंगे। तो भाई आपका CRS स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, तब तो ऑब्वियसली पक्का ही आपको अपना आईडीए मिल जाएगा, PR मिल जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। तो जितने भी बच्चे 12th के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्लीज भूल के भी बोल्ड लेटर्स में ले लो कि भाई ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में मत आना, क्योंकि यहां पे PNP लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा एल्बर्टा, नोवा स्कॉशिया, सस्कैचुआन, मैनिटोबा, यहां पे जाओ। मतलब मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, अपने एक्सपीरियंस अपनी रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जहां आपके रिश्तेदार है वहां भी आ सकते हो आप। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हो या फिर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो ही ओंटारियो और BC को कंसीडर करना। तो ये हिसाब किताब है। तो ये जो तरीका था PNP लेने का, इससे आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे और आपकी पक्का PR हो जाएगी। और साथ के साथ यार एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है RNIP, मतलब रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये कुछ पर्टिकुलर छोटी नॉर्दर्न सिटीज में ही रन करता है, वहीं पे वैलिड है। अगर वहां पे आप रहते हो, अपनी जॉब करते हो, तो इस प्रोग्राम के अंडर भी आप अपनी PR ले सकते हो। जो भी सिटीज वगैरह फॉल करती हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। मैंने भी उनमें से एक सिटी में अपनी पढ़ाई की है जो कि थंडर बे है, लेकिन मैंने RNIP के थ्रू PR नहीं ली, क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, लोगों ने अपनी PR अप्लाई करनी शुरू की, मैं वहां से मूव कर चुका था। अब यार एक और तरीका जिससे आप अपने CRS स्कोर में 50 पॉइंट्स तक एक्स्ट्रा ले सकते हो, वो है फ्रेंच सीख के। अब मैं मानता हूं यार काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई फ्रेंच सीखना इतना इजी थोड़ी होता है। मैं समझता हूं कि यार 25-26 साल के अगर आप हो तो एकदम से नई लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने सुना है कि भी आज के टाइम पे काफी इंडिया में स्कूल्स में फ्रेंच वगैरह पढ़ाई जा रही है एज अ सेकंड लैंग्वेज। आप ये सारी चीजें डिटेल में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली एक RCIC के पास जा सकते हो, कोई भी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, उससे सारी चीजें समझने की कोशिश करो, या फिर canada.ca नाम की वेबसाइट तो है ही, वहां से आप पता कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अलग अलग PR के प्रोग्राम्स जानना चाहते हो कि भी कौन कौन से PR के प्रोग्राम्स होते हैं, किसके अंडर आप फॉल करोगे, तो आप ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप पूरा जानना चाहते हो कि भी किस तरीके से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल काम करती है, CRS स्कोर, CRS कट ऑफ, PNP, कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर, ये जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी।